हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम स्टप पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज का टॉपिक है अपना बजट 2022-23, जो कि 1 फरवरी 2022 को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। बजट को जानने से पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं अपन कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसको कब से बजट कहा जाने लगा है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बुगेट से बजट शब्द बना और इस बजट शब्द का अर्थ है चमड़े की थैली, और ये परंपरा है जो ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुई। हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा तक बजट ब्रीफकेस में पेश होता था, जिसका कलर ब्लैक हुआ करता था। बाद में ये कलर चेंज करके रेड ब्राउन कर दिया गया प्रणब मुखर्जी के टाइम से। उसके बाद 2018 तक वित्त मंत्री दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे। 2019 में निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई और 2020 में उन्होंने इसी बजट को एक टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस तरह बजट ब्रीफकेस से होते हुए पेपरलेस तक पहुंच पाया। बजट में आए अब तक के सबसे बड़े बदलावों को भी जरा देख लेते हैं, इस प्रकार से बजट में टाइम के साथ बदलाव आए हैं। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में छपता था। 1956 से ये हिंदी में भी छपने लगा और 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन में बजट पेश हुआ करता था, जो कि 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होना लग गया। क्यों? 2016 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, जबकि 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ मिला दिया गया और इसी से इसकी डेट फरवरी लास्ट से चेंज होकर फरवरी 1 कर दी गई। किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया? तो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार, और प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 9 बार। तो इनसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया वो थी हमारे देश की पीएम इंदिरा गांधी। इन्होंने 1970 में बजट पेश किया, जब इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। और सबसे लंबा बजट भाषण 2020 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पढ़ा गया, जो कि 2 घंटे 40 मिनट का था। और सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में एच.एम. पटेल जी ने 800 शब्दों में अंतरिम बजट को पेश किया था। और पहली वित्त मंत्री, केवल वित्त मंत्री पद पर रहते हुए, जिन्होंने ये बजट पेश किया, वो है निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं। बजट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सरकार के पास इनकम के सोर्सेज क्या होते हैं, और उन सोर्सेज से जो इनकम आती है उसको एक्सपेंडिचर के रूप में कहाँ पर उसको निवेश किया जाता है, उसको कहाँ पर खर्च किया जाता है। टोटल सरकार के पास सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, जो कि 35% है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किससे आता है? जीएसटी से, और उसके बाद इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स के थ्रू। टॉप 3 है, इनको जरूर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा पैसा भारत के पास, गवर्नमेंट के पास, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज के थ्रू, दूसरा जीएसटी, और तीसरा इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। अब ये पैसा कहाँ पर एक्सपेंड किया जाता है, तो उसका रेशियो भी आप ज़रूर ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिया भी उधार ही जाता है, तो उसका इंटरेस्ट पे करने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो होता है स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस ड्यूटीज़ वसूलती है, उनका कुछ पार्ट्स स्टेट को भी देना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे 17% उसी का भाग है। उसके बाद 15% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए जाता है। बाकी सब्सिडीज में 8%, डिफेंस में 8%, पेंशंस में 4, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9%। अब हम देखते हैं बजट को, और इस बार बजट में सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स स्लैब्स को। टैक्स स्लैब्स में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पिछले साल थी 2021 में
वही 2022 में भी सेम रखी है। 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 10%। बहुत सौ को कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि 5%, हमने तो सुना है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक में टैक्स लगता है। वो 12,500 रुपये कुछ बनता है, लेकिन आपको उस पर टैक्स रिबेट दी जाती है, जो कि वो भी 12,500 की होती है। इस तरह वो कैंसिल होकर 0% हो जाता है 5 लाख तक की आय पे आपका टैक्स। इसलिए लेकिन हमको रिटर्न फाइल करना चाहिए जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के अंडर होती है। इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ? इस बजट में मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन चार्जर, स्मार्ट वॉच, रत्न पत्थर और हीरे, स्टील के बर्तन, पेट्रोलियम केमिकल, मेथेनॉल और एसिटिक एसिड, ये सब सस्ते हुए हैं। जबकि जो महंगा हुआ है वो है इम्पोर्टेड छाता, छाते के पार्ट्स, इमिटेशन ज्वेलरी और सोडियम साइनाइड। आगे बात करते हैं हम जो डिफिसिट और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके उनके बारे में। 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। वहीं 2022-23 में इस घाटे का 6.4 रहने का अनुमान, वही 21-22 में ये जीडीपी का 6.9% है। ये वैल्यूज ऐसे की ऐसी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इनको डायरेक्ट याद रखना। आगे बात करते हैं हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ में इस बार नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। वहीं टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू देश में 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेबलाइज किए जाएंगे। वहीं इंडिया के एसडीजी टारगेट्स को अचीव करने में ट्रांसफॉर्मिंग एसेस टू मेंटल हेल्थ केयर नेशनल वाइड की मदद से इन टारगेट्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में इस बार बजट को बढ़ा दिया गया है, जो कि पिछले साल 4.78 लाख करोड़ था, उसको बढ़ाकर इस बार 5.25 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि हर साल बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का जो अलोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल के बजट में आर्मी का अलोकेशन पहले के बजट से कम कर दिया गया है। वहीं नेवी का जो अलोकेशन है वो पहले के बजट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और एयरफोर्स का बजट भी बढ़ाया गया है। एयरफोर्स और नेवी के बजट को बढ़ाया गया है और आर्मी के बजट को इसमें थोड़ा कम किया गया है। आगे बात करते हैं अपन डिफेंस बजट पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले टॉप 10 देशों में भारत तीसरे नंबर पे आता है, जो कि अपनी जीडीपी का 2.9% अपने डिफेंस बजट पर खर्च करता है। और पैसे में बात करें तो $72.9 बिलियन। इसी में अपन डीप ओशन मिशन की बात करें, जैसे समुद्रयान जैसे मिशन से जिनसे समुद्र की गहराइयों में कुछ खोजने के लिए हेल्प मिल सके, कुछ वहाँ के तथ्य जानने के लिए, तो उसके लिए अपन ने 450 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। और वहीं समुद्री जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाने के लिए भारत के गहरे महासागर मिशन को केंद्रीय बजट ने 450 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कुल आवंटन 2022-23 में बढ़कर 2,653.51 करोड़ रुपए हो गया है। पीएलआई स्कीम के तहत 19,500 करोड़, बिल्डिंग ग्रीन फ्यूचर के तहत सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एलोकेशन किए गए हैं। वहीं आगे बात करते हैं अपन किसान के बारे में। किसान के लिए क्या कुछ इस बजट में रखा गया है? किसानों के लिए इस बजट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डाले जाएंगे। वहीं इस साल धान खरीदी का अनुमान लगभग 1,000 एएमटी सुनिश्चित किया गया है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने के लिए भी अनाउंस किया गया है। वहीं कृषि लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए इस साल
आवंटन किए गए हैं। 22 फल सब्जियों के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पर 50% अनुदान देने की बात इस बजट में रखी गई है। वहीं देश के 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 40,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एलोकेट किया गया है। कृषि उत्पादों पर आयात टैक्स की बढ़ोतरी की बात भी इसमें कही गई है। साथ ही यूज ऑफ किसान ड्रोन्स को बढ़ावा देने के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि उससे क्रॉप असेसमेंट एंड लैंड ओनरशिप का एग्जैक्ट डाटा हमें प्रोवाइड हो सके। आगे बात करते हैं अपन टेक्नोलॉजी की। तो 5G सर्विसेज के बारे में देश में इसी साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की बात गवर्नमेंट ने कही है। वहीं इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च होने की भी बात बताई गई है। ज़्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। साथ ही BSNL को 4G स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनर्गठन संबंधी खर्चों के लिए सालाना आधार पर 3 गुना बढ़ाकर 44,720 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं MSME में 5 साल के अंदर 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिनमें उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सरकार निवेशकों की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। आगे हम बात करते हैं वही MSME में और स्टार्टअप के बारे में। तो स्टार्टअप के लिए जो मौजूदा कर लाभ था, जिसके तहत लगातार 3 वर्षों के लिए करों में छूट की पेशकश की गई थी, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर तक की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। सेज के लिए भी कस्टम नियम आसान किए जाएंगे, ताकि कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, नई कंपनीज को स्टेबलाइज होने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। वहीं प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे PM डिवाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए काफ़ी विकास का कार्य में योगदान देगा। उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए 8 प्रोजेक्ट्स के तहत एलोकेशन की गई है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 44,506 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, जिसके तहत 9.8 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड को वाटर सप्लाई किया जाएगा। वहीं 62 लाख पीपुल्स को ड्रिंकिंग वाटर की भी सप्लाई की जाएगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत 130 मेगावाट पावर जनरेशन किया जाएगा सोलर और हाइड्रो की मदद से। आगे हम बात करते हैं PM गति शक्ति योजना के तहत 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए देश स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68% स्थानीय उद्योगों के लिए निर्धारित किया जाएगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में PPP मोड पर पर्वतमाला परियोजना के तहत सड़कें विकसित की जाएगी, जिससे कि वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन का बजट इस बार बढ़ा दिया गया है पिछले बजट से 11.8% ज़्यादा, जो कि 93,224.31 करोड़ से बढ़कर अब 1.04 लाख करोड़ हो चुका है। इसके तहत जो 1 क्लास 1 TV चैनल के तहत जो 12 चैनल चल रहे थे, उनकी संख्या बढ़ाकर अब 200 कर दी गई है, जिससे कि इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन चैनलों को जारी रखा जा सके और हर क्षेत्रीय भाषा में हर तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके। साथ ही वर्चुअल लैब्स और स्किलिंग ई लैब्स को प्रमोट करने के लिए भी कहा गया है। वहीं ड्रोन एज ए सर्विस को भी ड्रोन शक्ति प्रोजेक्ट के तहत बढ़ावा दिया जाने की बात कही गई है। आगे हम बात करते हैं रेल बजट के बारे में। रेलवे में क्या कुछ नया करने के लिए कहा गया है। गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल, वहीं 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी।
और साथ ही 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर किया जाएगा। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट पर पॉपुलराइज करने के लिए लोकल बिजनेस की और सप्लाई चेन्स की मदद की जाएगी, ताकि एक स्टेशन की एक विशेष चीज पहचान बन सके। वहीं कुछ छोटी परियोजना भी है जिनको मंजूरी दी गई है, जैसे हरियाणा में पलवल और न्यूथ्रिलल के बीच 97.98 करोड़ की लागत से कनेक्टिविटी का निर्माण। वहीं 1095.88 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश में नीमच और रतलाम के बीच दोहरीकरण। वहीं 1080.58 करोड़ की मदद से गुजरात में राजकोट और कनालूस के बीच विदोरीकरण की प्रक्रिया। वहीं राजस्थान में RDSO चरण सेकंड के लिए 466.42 करोड़ की लागत से अम्ब्रेला कार्य के अंतर्गत फ्रिक्शन ट्रैक बिछाया जाएगा। और झारखंड में अग्नि से क्षतिग्रस्त धनबाद चंद्रपुरा लाइन को भी 142.06 करोड़ की मदद से दोहरीकरण किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आजकल क्रिप्टो करेंसी में बहुत से युवा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके रिस्क फैक्टर को बिना देखें। तो इस बार क्रिप्टो से होने वाली कमाई में 30% टैक्स लगाने की बात कही गई है। साथ ही RBI ने भी अपनी डिजिटल करेंसी 2023 तक लॉन्च करने की बात कही है। वहीं डिजिटल करेंसी जो कि है ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। इस बार का GST कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 1,40,000 ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। वहीं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 9.2 रहने का अनुमान है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। PM आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनाए जाएंगे। वहीं 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सुविधा विकसित की जाएगी। वहीं ATM की सुविधा भी गांव तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कि डाकघरों को बैंकिंग से अच्छी तरह से जोड़ा जा सके। आगे बात करते हैं हम जॉब्स के बारे में। तो इस साल 14 सेक्टर में प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 60 लाख न्यू जॉब क्रिएट करने की बात सरकार ने कही गई है। 60 लाख 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां देने का प्रयास, लेकिन लगता नहीं 60 लाख छोड़ के 6 लाख भी दे पाए। आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव के बारे में। कोऑपरेटिव टैक्स को घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है। साथ ही सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। वहीं होम लोन पर 5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किए जाने की बात भी इस बजट में कही गई है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में। इनके लिए जो सबसे अच्छी बात कही है, एक तो बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार की जाएगी, जिससे कि चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरी स्वीपिंग करने की सुविधा प्राप्त हो सके। वहीं उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI स्कीम के तहत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। और 2023 में सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रा को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। ये तो थी इस साल के बजट की कुछ विशेष बातें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है अधिकतर वो इसमें सम्मिलित करने की, ताकि कुछ छूटे ना। फिर भी कुछ छूट गया होगा तो मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ उनको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। साथ ही इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ ही चलिए